मेरा शोहर बैरून मुल्क होता था और मेरी सास बेसहारा लड़कियों से धंधा करवाती। अगर मैं बात करती तो कहती शुक्र करो तुम्हें छोड़ रही हूँ। तो ये सुनकर मैं खामोश हो जाती। एक दिन मेरी सास एक 14 साला यतीम बच्ची को घर ले आई और बोली ये सोने की चिड़िया है। लेकिन जैसे ही रात को इसके कमरे में कोई मर्द जाता तो उल्टे पांव भाग जाता। तो एक दिन मेरी सास ने एक मर्द से वजह पूछी तो कहने लगा खुद जाकर देख लो। मेरी सास अंदर गई तो फौरन भागती हुई बाहर आई क्योंकि वो लड़की तो आज फिर मेरी सास एक बेसहारा लड़की को घर ले आई थी। 3 माह में ये पांचवी लड़की थी जो मेरी सास घर लाई थी। मैं समझ नहीं पाती थी कि आखिर मेरा शोहर बैरूने मुल्क में ऐसा भी क्या कमाता था जो मेरी सास हर 20-25 दिन बाद यतीम खाने से एक बेसहारा लड़की उठाकर ले आती थी। कहती थी कि नदीम ढेरों पैसे भेजता है। बहू हम दोनों का खर्चा ही क्या है, हम बस दो ही तो हैं, हम दोनों का कौन सा इतना खर्च है। अच्छा है जो ये बेसहारा बच्चियां भी चंद निवाले खा लेंगी। बात चंद निवालों की ना थी। मैंने इन्हें ताज्जुब से देखा लेकिन कुछ कह नहीं सकी। इन्हें क्या लगे, शोहर तो मेरा दयारे गैर में धक्के खाने गया था। नौकरी करता था, पार्ट टाइम जॉब भी शुरू कर दी थी ताकि पीछे इनकी वालिदा और मुझे परेशानी का सामना ना करना पड़े। और यहाँ मेरी सास दो दो हाथों से पैसा लुटा रही थी और मैं अपने शोहर की जुदाई सह रही थी। मेरा दिल जलकर खाक तो हो जाता था अपनी सास की मेहरबान तबीयत पर। लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि मेरे शोहर ने कहा था अम्मा जी से कभी कुछ मत कहना, मुझे तुम्हारी शिकायत अपनी माँ के मुंह से नहीं सुननी। जब भी नदीम मुझे फोन करते हमारा सारा वक्त शिकवे शिकायतों में ही गुजर जाता। मैं यही कहती कि अम्मा जी को पैसे संभाल कर रखने चाहिए ताकि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ सके, आप भी जल्द वापस आ सके। मैं कब तक जुदाई का अजाब सहूंगी। मेरी शादी को बस 4 माह ही तो हुए थे। मेरी और नदीम की संगत बस 1 माह ही की थी। इनकी कंपनी की छुट्टी हो गई, वो वापस सिंगापुर चले गए और मैं यहाँ तन्हाई का अजाब सह रही थी। जितनी भी मैं बचत करने की कोशिश करती, अम्मा जी नदीम से मेरी शिकायतें करने लगती कि तेरी बीवी ने कंजूसी शुरू कर दी है, इसलिए मुझे मेरे खर्चे के पैसे अलग से भेजा करो। मैं तेरी बीवी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी। नदीम मुझ पर भड़कने लगते, कहते मैं सारी मेहनत अपनी माँ के लिए कर रहा हूँ, तुम क्यों इन्हें रोकती टोकती हो। मैं नदीम से यही कहती कि अगर आपको यही मेहनत करके पैसा ही कमाना था तो मुझसे शादी ही क्यों की। सब औरतों की तरह मेरी भी ख्वाहिश थी कि मेरा शोहर मेरे साथ रहे। मगर अम्मा जी न जाने कैसी माँ थी, इन्हें जरा भी परवाह ना थी कि बेटा कहाँ रह रहा है और कहाँ नहीं। हमारा घर भी कोई बहुत बड़ा ना था, 4 कमरों पर मुश्तमिल था। एक कमरा अम्मा जी के पास था और एक मेरे पास, और एक कमरे में वो बेसहारा लड़कियां रहती थी। एक कमरा खाली था और हर वक्त इस पर ताला लगा रहता था। मैंने आज तक कभी इस कमरे को नहीं देखा था। शादी के बाद जब मैंने अपनी सास से पूछा इस कमरे में क्यों ताला लगा रहता है तो कहने लगी इसमें मेरा सामान है, ये ऐसे ही लॉक रहेगा, कभी भूल कर भी इस कमरे में जाने का सोचना भी मत। जिस सख्ती से उन्होंने कहा था, मुझे इस वक्त हैरत के साथ साथ अजीब सा भी लगा था कि ऐसा भी क्या खजाना छुपा रखा था कि वो इस तरह का रवैया इख्तियार कर रही हैं। मुझे आज तक अम्मा जी की समझ नहीं आई थी। कभी तो इनका रवैया मुझसे इस कदर मेहरबान होता कि मुझे लगता कि वो मेरी सगी माँ है। मुझे गले लगाती, प्यार करती और कभी ऐसा रूखा और अजनबी सा लगता जैसे हम दोनों एक घर में रहते हुए भी एक दूसरे से अनजान है। शादी के 1 माह बाद ही मेरी सास मुझसे ये कहकर गई कि वो काम से जा रही हैं और वापसी पर यतीम खाने से एक लड़की ले आए जो कि 18-19 साल की थी, निहायत डरी सहमी सी। पहले तो मुझे ये लगा कि अम्मा जी मुलाजमा लेकर आई हैं। मैंने अम्मा जी से कहा मुलाजमा की जरूरत क्या थी, हम 2 अफराद ही तो घर पर होते हैं, मैं घर का काम खुद कर लिया करूंगी। अम्मा जी ने मेरी बात सुनकर इस लड़की को अपने साथ लगाया और कहने लगी कि वो इसे बेटी बनाकर लाई हैं, बेसहारा लड़की है। ये सुनकर मैं चुप सी हो गई। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, ये तो नेकी का काम है। लेकिन अम्मा जी ने तो सिलसिला सा शुरू कर दिया था। हर 20 दिन बाद एक और लड़की ले आती और कहती बेसहारा है। वो 18-19 साल की होती। मुझे अब इनकी ये सब हरकतें बुरी लगने लगी थी। इन्हें भला ही करना था तो यतीम खाने कुछ पैसे दे देती,
लड़कियां अपने घर लाने का क्या मकसद था। फिर दूसरी अजीब बात ये थी कि वो लड़कियां ज्यादातर वक्त एक कमरे में ही गुजारती, मुझसे बात तक ना करती। इनका खाना भी मुझे बनाना पड़ता, बाकी के अपने काम वो खुद करती। आज भी मैंने नदीम से शिकायत की तो अम्मा जी के माथे पर बल पड़ गए थे। मैं सुबह नाश्ता बना रही थी कि उन्होंने मेरे हाथ से अंडे और ब्रेड छीन ली। कहने लगी, रहने दो, मैं खुद बना लूंगी। मुझ पर और मेरी लड़कियों पर एहसान मत करो। अभी मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतना दम है, खुद काम कर सकूं। मैं समझ गई थी कि जरूर नदीम ने इन्हें समझाने की कोशिश की होगी, और वो हर दफा की तरह बात को समझने की बजाय ऐसा ही रवैया अख्तियार करती थी। मैंने कहा, अम्मा जी आप बात को समझ क्यों नहीं रही। आप 5 लड़कियों को यतीम खाने से लेकर आई हैं। हमारे घर में कहाँ इतनी जगह है हम 5 लड़कियों को रख कर इनके अखराजात उठा सकें। लेकिन वो मेरी कहाँ सुनती थी। कहने लगी, वो लड़कियां मेरा मसला है। आज के बाद अपने शोहर की कमाई अपने पास ही रखना, मुझे नहीं चाहिए। इस वक्त वो गुस्से में थी, इसलिए मैंने भी इनसे कोई बात नहीं की और इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया। लेकिन ये बात यहीं तक महदूद नहीं थी। कुछ दिन बाद ही मुझे ये महसूस हुआ कि मेरे सर में अब दर्द सा रहने लगा है। मैं रात को जब खाना खाकर सोती हूँ तो मुझे बहुत गहरी नींद आती है, और जब सुबह उठती हूँ तो मेरे सर में दर्द सा रहने लगता है। मैं बेहद परेशान होकर रह गई थी। मैं नहीं जानती थी मेरा सर क्यों हर वक्त चकराता रहता है। मैं दिन भर भी नींद की गनूदगी में रहने लगी थी। एक रात मैंने खाना नहीं खाया और दूध ही पीकर सो गई। इस रात मुझे इतनी गहरी नींद नहीं आई थी, लेकिन जो कुछ इस रात को हुआ वो मेरे लिए नाकाबिले फहम था। रात के 3 बजे मुझे किसी की सिसकियों की आवाजें आने लगी। वो आवाजें इतनी तेज थी कि मैं अपनी नींद से जाग चुकी थी। मैं उठकर बैठ गई। मुझे लगा वो आवाजें मेरे कमरे के बराबर वाले कमरे से आ रही हैं, जिस पर हर वक्त ताला लगा रहता था। वो कमरा मेरे कमरे के बराबर में ही था। मुझे हैरत सी हुई कि कौन इस वक्त रो सकता है। मैं अपने बेड से उठकर खड़ी हो गई और दरवाजे तक पहुंच गई, लेकिन मुझे जोर का झटका सा लगा। जब मैंने दरवाजा खोलने के लिए अपने कमरे के दरवाजे का नेब घुमाया तो दरवाजा नहीं खुला। मेरा दरवाजा बाहर से बंद किया गया था। ये देखकर तो मैं हैरत के समुद्र में खोता जन हुई थी। मेरे कमरे को लॉक करने की क्या तुक थी। मैं दोबारा से आकर अपने बेड पर लेट गई। ये सोचने लगी कि ये क्या सिलसिला है। इस वक्त कौन सी लड़की इस कमरे में रो रही है, जहां आज तक अम्मा जी ने किसी को भी जाने नहीं दिया। मेरे कमरे में बस एक खिड़की थी जो कि सहन में खुलती थी, और खिड़की पर लोहे का जंगला लगा हुआ था। मैंने खिड़की खोली, पूरा सहन अंधेरे में डूबा हुआ था। मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मेरे कमरे को बाहर से बंद क्यों किया गया था। हमारे घर का नक्शा कुछ ऐसा था कि मेन गेट से अंदर आते ही एक बड़ा सा ओपन सहन था जो कि छता हुआ नहीं था। इसके बाद अंदर लाउंज का दरवाजा आता था। कमरे अंदर लाउंज में ही बने हुए थे, लेकिन इनकी खिड़कियां सहन में बनी हुई थी। मेरा जहन इस वक्त इस बात पर उलझा हुआ था कि अम्मा जी ने मेरा दरवाजा क्यों बंद किया था, और दूसरी बात कि अम्मा जी की लाई हुई लड़कियों में से कौन सी लड़की को अम्मा जी ने इस कमरे में बंद कर रखा था, और क्यों, जबकि मैंने अम्मा जी को कभी भी इन लड़कियों से सख्त रवैया इख्तियार करते नहीं देखा था। मैं ये भी नहीं सोच सकती थी कि इन लड़कियों के बीच झगड़ा हुआ होगा और इनमें से एक लड़की इस कमरे में जाकर रो रही हो, क्योंकि इस कमरे पर ताला लगा रहता था और चाबी अम्मा जी के पास होती थी। मतलब अम्मा जी ने ही इस कमरे में इस लड़की को भेजा होगा। लेकिन क्यों? उन्होंने मुझे भी सख्ती से इनकार कर दिया था। पहली बार मैंने ये भी सोचा कि आखिर इस कमरे में है क्या। मैं अपनी खिड़की पर खड़ी इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही थी कि जब सेन की बत्ती जली थी। सामने जो कुछ मैंने देखा मेरे होश उड़ाने के लिए काफी था। जो कुछ मैं देख चुकी थी, मुझे लगा कि वो एक भयानक ख्वाब है। ऐसा कैसे हो सकता था? मेरे घर पर ऐसा घिनौना खेल कैसे खेला जा रहा है? मेरा इस वक्त ये हाल था कि काटो तो लहू ना निकले। मैं कभी भी ऐसा नहीं सोच सकती थी जैसा कि मेरे साथ हो रहा था। मुझे लगा मेरे दिमाग में आंधियां चलने लगी हैं। मेरे दिल की ये हालत थी कि शायद आज फट ही जाएगा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। मेरे वालिद सऊदीया में काम करते थे।
मेरी शादी के बाद मेरी वालिदा को भी सऊदीया लेकर गए थे। इस वक्त मेरा इस शहर में कोई ना था, ना ही मेरे वालिदैन यहाँ आ सकते थे। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। पूरी रात मेरी आंखों में कटी थी। सुबह मेरे दरवाजे की कुंडी खुल गई थी। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो सब कुछ नॉर्मल था। सारी लड़कियां अम्मा जी समेत नाश्ता कर रही थी। मुझे बड़ी हैरत सी हुई थी कि किसी भी लड़की के चेहरे पर गुजरी हुई रात के कोई तासुरात नहीं थे। मैंने अब गौर करना शुरू किया था। वो लड़कियां गुमसुम और खामोश ही रहती थी। बस खाते वक्त ही लाउंज में आती थी। इसके बाद अपने कमरे में रहती थी। मैं चुपचाप किचन में आ गई और अपने लिए नाश्ता बनाने लगी। मैं ये सोच रही थी कि अब क्या करूं। रात को मेरा कमरा फिर से बंद कर दिया जाएगा। रात जब मैं किचन में खाना बनाकर बाहर आई तो अम्मा जी फौरन से किचन में चली गई। मैं अपने कमरे में जाने की बजाय चुपके से किचन के दरवाजे पर खड़ी होकर देखने लगी। मेरी सास ने अपने लिए सालन प्लेट में निकाला और बाकी के सालन में एक पुड़िया मिला दी। ये देखकर मैं समझ गई थी कि मुझे रात को खाना खाते ही गहरी नींद क्यों आ जाती थी। मेरी सास किस किस्म की औरत थी। इसका मतलब ये नशा आवर खाना सिर्फ मैं नहीं, वो लड़कियां भी खा रही थी। मैं वापस अपने कमरे में पलट आई। पहले तो ये सोचा कि नदीम को फोन करके सब कुछ बता दूं। फिर ये खौफ सताने लगा कि अव्वल तो नदीम मेरी बात पर भरोसा नहीं करेंगे, और दूसरा खौफ ये हुआ कि नदीम ने अगर अम्मा जी से ये बात कर ली तो न जाने वो औरत मेरे साथ क्या सलूक करे। क्या खबर मुझे जहर देकर मार ही ना डाले। फिर जो काम मेरी सास कर रही थी, इसका ठीक ठीक अंदाजा मुझे इन लड़कियों से पूछ कर ही हो सकता था, क्योंकि कभी कभी आंखों देखा भी झूठ हो सकता है। मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं अगले रोज की दोपहर को जब अम्मा जी सो जाएं तो इन लड़कियों से पूछने की कोशिश करूं कि आखिर मेरी सास इनको किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। मैंने आज रात का खाना भी नहीं खाया था और रात फिर से मुझे बराबर वाले कमरे से रोने की आवाजें आ रही थी। मेरे कमरे में ऐसा कुछ ना था कि जिससे मैं बराबर वाले कमरे में होने वाले अमल को देख सकती और इसकी हकीकत को जान सकती। आज मुझे सिसकियों के साथ साथ हल्की हल्की सरगोशियों की आवाजें भी आ रही थी। वो लड़की रोकर अपनी इज्जत के लिए पनाह मांग रही थी। यही कह रही थी कि इसके साथ जुल्म मत करो, खुदा की लाठी बेआवाज है। मजलूम की आह सात आसमानों को चीरती हुई ऊपर जाती है। मुझे ये सुनकर बहुत दुख हो रहा था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। इस लड़की की आहोजारी मेरा दिल चीर कर रख गई। मेरा सब्र जवाब दे गया। मैंने अपने कमरे का दरवाजा बजाना शुरू कर दिया और बहुत जोर से धड़धड़ाया कि अम्मा जी को मेरा दरवाजा खोलना पड़ा। वो सामने खड़ी थी, मुझे हैरत और गुस्से से देख रही थी, क्योंकि अपनी तरफ से वो मुझे नशा आवर खाना खिला चुकी थी। इनके नजदीक मैं सो चुकी थी। मैंने अम्मा जी को पीछे किया और अपने कमरे से बाहर निकल गई। मैंने अपना बराबर वाला कमरा धड़धड़ाना शुरू कर दिया। अम्मा जी मुझे इस कमरे से पीछे करने लगी, लेकिन मुझे इस लड़की को हर हाल में बचाना था। मैंने वो दरवाजा खटखटाना नहीं छोड़ा। आखिरकार अंदर जो भी शख्स था, इसने दरवाजा खोल दिया और मेरी सास को घूरने लगा। कहने लगा, ये क्या तमाशा लगा रखा है। मैंने आज रात की मुंह मांगी कीमत अदा की है। मैंने इस शख्स से कहा कि चलो मेरे घर से बाहर निकलो वरना पुलिस को बुला लूंगी। मेरी धमकी पर वो शायद घबरा सा गया था, इसलिए जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया और मेरी सास को बुरा भला कहते हुए बाहर चला गया। मैं कमरे में गई और इन बेसहारा लड़कियों में से एक लड़की अंदर रो रही थी। मुझे देखकर मेरे गले लग गई। कहने लगी, आपने मेरी इज्जत बचा ली। खुदारा हमें इस जालिम औरत से बचा ले। ये रोज यहाँ नए से नए मर्दों को बुलाती है और हमारी रात का सौदा करती है। न जाने हमें कौन से नशे वाले खाने खिलाती है। आज इसने भी खाना नहीं खाया था, इसलिए होशमंदी में थी। मेरी सास ने मुझे बुरी तरह से पीछे धक्का दिया, फिर मुझे चुटिया से पकड़कर मेरे कमरे में धक्का देकर मेरा कमरा बंद कर दिया। अब मुझे बाहर से इस लड़की के चिल्लाने की आवाजें आने लगी थी। शायद मेरी सास इसे मार रही थी। मैंने अपना दरवाजा बजाना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार दरवाजा किसी ने नहीं खोला। रात की सुबह हुई और सुबह से दोपहर, लेकिन मेरे कमरे का दरवाजा नहीं खुला। मैं बेहद परेशान सी होकर रह गई थी। मैं भूखी प्यासी बेहाल सी होने लगी थी। कई बार मैंने अपने कमरे का दरवाजा बजाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मेरी भूख और प्यास के मारे हालत बुरी हो चुकी थी। मेरे कमरे से मेरा फोन भी गायब था। शायद जब मैं रो रो कर सो चुकी थी
तब मेरी सास मेरा फोन उठाकर ले गई थी कि कहीं मैं अपनी मदद के लिए किसी को बुलवा ना लूं। रात तक मुझे ये लग रहा था कि अगर अब मुझे खाने को ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। मेरे कमरे का दरवाजा खुला और सामने अपनी सास के साथ 3 मर्दों को देखकर मेरे रहे सहे होश भी उड़ गए थे। मेरे कमरे का दरवाजा बंद हुआ तो मैं अपने बेड पर पीछे हटकर बिल्कुल कोने में बैठ गई। मेरे अंदर इस वक्त बिल्कुल भी ताकत ना थी। मेरी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। मेरी सास ने एक मर्द को इशारा किया तो मेरी जान ही निकल गई थी। वो शख्स अपनी हबासत भरी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाए मेरे पास आकर बैठा तो मैं रोने लगी कि मेरे करीब मत आना। लेकिन मेरी सास इसे कहने लगी, बहुत शौक है इस औरत को मुझसे उलझने का, उतारो इसका दुपट्टा, मैं देखती हूँ कि अपना बचाव कैसे कर सकती है। इन अल्फाजों ने मेरी जान निकाली थी। मैं फौरन से बेड से उठी और अपने कमरे से बाहर जाने लगी। लेकिन एक और मर्द मेरे पास आ गया। मेरी सास कहकों के साथ हंसने लगी थी। इस शख्स ने मेरे गले से दुपट्टा उतार कर दूर फेंका तो मुझे अपनी बेबसी का एहसास होने लगा। आज इस कमरे में मेरी सिसकियां गूंज रही थी। मैंने जल्दी से जाकर अपनी सास के पैर पकड़ लिए कि वो मेरी इज्जत को पामाल ना करे। मैं इसके बेटे की बीवी हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी सास ने मुझे चुटिया से पकड़कर खड़ा किया कि मैं कर्राह कर रह गई। फिर आंखों से कहर बरसाती हुई बोली कि आइंदा अगर मेरे मामलात में तूने टांग अड़ाने की कोशिश की तो अपनी इज्जत से जाओगी। ये कहकर मेरी सास ने मुझे दूर धक्का दिया था। मैं जमीन पर जा गिरी। फिर वो इसके साथ आए मर्द मेरे कमरे से बाहर जा चुके थे। मैं इस वक्त बहुत रोई थी। मेरा फोन अब मेरी सास के पास था। मैं बिल्कुल चुप सी होकर रह गई थी क्योंकि मेरे खुद के इख्तियार से बाहर था। हमारे घर अब गैर मर्दों का आना जाना लगा रहने लगा था। इन लड़कियों की सिसकियां मैं अब हर रात सुनती थी, लेकिन मैं खुद परेशान होकर रह गई थी। मेरा दिल इनकी बेबसी और जुल्म पर आंसू बहाता था, लेकिन मेरे इख्तियार में कुछ भी ना था। फिर एक दिन इनमें से एक लड़की मर गई। इसने अपने हाथ की नस काट ली थी। वो इस बदकिरदारी की जिंदगी से तंग आ चुकी थी। इस दिन बाकी लड़कियों के साथ मैं भी बिलक बिलक कर रोई थी। लेकिन मेरी सास ऐसी पत्थर दिल औरत थी कि जिसे जरा भी तरस नहीं आता था। मुझसे इनमें से एक लड़की कहने लगी कि मैं भी अपनी जान दे दूंगी। ऐसी बदकारी की जिंदगी से मौत बेहतर है। हम तो पहले ही बेसहारा और यतीम हैं। बजाय हमारे साथ नेकी और भलाई करने के, ये औरत हमें यतीम खाने से बेटी बनाकर लाती है और यहाँ हमसे धंधा करवाती है। इसके बाद जिस बात का इंकिशाफ इस लड़की ने मुझ पर किया वो सुनकर मेरे सारे तबक रोशन हो चुके थे। कहने लगी, इसका बेटा बैरूने मुल्क में यही काम करता है। ये औरत पहले भी कई लड़कियों को बैरूने मुल्क भेज चुकी है, हमें भी भेजना चाहती है। मेरा दिल यूं था कि धड़कना ही भूल गया हूँ। मेरे माँ बाप ने क्या देखकर मेरी शादी इस घराने में करवा दी थी, बस यही कि लड़का बाहर के मुल्क की कमाई लाता है। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरे वालिदैन ने इन लोगों की बज़ाहिरी इज्जत देखी थी। लड़का बैरूने मुल्क अच्छी नौकरी करता है, शादी के बाद बाहर ले जाएगा। माँ बड़ी नेक खातून है, अकेली यहाँ रहती है, ज्यादा बड़े ससुराल का झंझट नहीं है। शादी से पहले शायद माँ बाप यही देखते हैं, काश के लोगों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करवाएं, क्योंकि अपनी बेटी कोई मामूली सी चीज नहीं होती जिसे आंखें बंद करके दूसरों के हवाले कर दिया जाए। मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं किसे कसूरवार ठहराऊं, कहाँ जाऊं। इन्हीं दिनों मेरी सास एक 14-15 साल एक लड़की को अपने साथ बेटी बनाकर ले आई। इसे देखकर तो मुझे इस पर तरस आने लगा था। वो कैसे जिस्म फरोशी जैसे तकलीफ दे अमल से गुजर सकती है। वो तो बहुत छोटी सी थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि कोई मर्द जब इसके साथ कमरे में जाता, कुछ देर बाद ही घबराया हुआ कमरे से बाहर निकल जाता और घर से ही भाग जाता। हमें ये समझ नहीं आ रही थी कि इसके कमरे से मर्द इतना घबराकर बाहर क्यों निकलता है। ऐसा किसी एक के साथ नहीं हुआ था, बल्कि जो मर्द भी अंदर कमरे में जाता, भागता हुआ कमरे से बाहर निकलता और भाग जाता और दोबारा कभी लौट कर नहीं आता। मेरी सास के तो गाहक ही टूटने लगे थे। एक बार मेरी सास ने इस शख्स से पूछा जो इस लड़की के कमरे से बाहर आया था और भागने की जल्दी कर रहा था कि तुम लोग कमरे से भाग क्यों रहे हो। वो कहने लगा, खुद जाकर देखा। वो शख्स तो चला गया। मेरी सास इस कमरे में चली गई और कुछ देर बाद ही इसकी चीखें बुलंद होने लगी। वो रोने पीटने लगी और बेहोश हो गई। जब हम कमरे में गए तो ऐसा कुछ भी ना था। वो लड़की बड़े मुत्तमिन अंदाज से बेड पर बैठी थी।
जब हमने पूछा कि तुम ऐसा क्या करती हो जो ये लोग भाग जाते हैं, कहने लगी कि वो लड़की हाफिज़े कुरान है। जब भी कोई मर्द इससे बदकारी करने लगता है, वो कलामे पाक की बुलंद आवाज में तलावत शुरू कर देती है और इन पर ऐसी हिब्बत तारी होती है कि वो कमरे में रुक नहीं सकते, इसलिए भाग जाते हैं। कलामे पाक की ताकत ऐसी ही होती है। मैंने इस औरत के सामने जब सूरत बकरा पढ़ने की कोशिश की तो ये औरत चिल्लाने लगी और बेहोश हो गई। मुझे पता है कि हक के सामने बातिल ठहर नहीं सकता। जब मेरे सीने में कुरान है, मेरी जुबान पर कलामुल्लाह है, मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं इस 14 साल लड़की की बातें सुनकर हैरान रह गई थी। इसका ईमान इसकी कम उम्री में भी कितना मजबूत था। मेरी सास को दोबारा होश न आया और वो मर गई। नदीम वापस आए तो मैंने इनसे तलाक ले ली और अपने वालिदैन के पास सऊदीया चली गई। मैं जब भी खाना काबा के सामने कलामे पाक पढ़ती हूँ तो मेरे सामने इस लड़की का चेहरा घूमने लगता है। इस 14 साल की लड़की का ईमान बहुत मजबूत था। इसे लगता था कि कलामे पाक इसकी हिफाजत करेगा और ऐसा ही हुआ था। बेशक अल्लाह के कलामे पाक में बड़ी ताकत है। काश कि अल्लाह हम सबके ईमान को इतना मजबूत कर दे कि हमारे सारे मामलात हल हो जाएं। लेकिन हम अपने मामलात को हल करवाने के लिए तावीज़ात और आमलों का सहारा लेते हैं। अल्लाह सबको ईमान की पुख्तगी अनायत फरमाए। आमीन।